हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है ये हमारा बेस है। इसी को लेके आगे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रैक्टिस करते हैं और आगे भी इसको यूज आता है, इसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनके मीनिंग्स क्या है, इनके यूजेस कैसे हम करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन, किसी चीज का हमने सिलेक्शन करना, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट, किसी चीज का हमने अरेंजमेंट करना। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन मीन्स हुआ सिलेक्शन एंड परमुटेशन मीन्स हुआ अरेंजमेंट। जैसे कि हमने अल्फाबेट्स लिए, कुछ अल्फाबेट्स हमने ले लिए A, B, C, D। ये हमने 4 अल्फाबेट्स ले लिए। इसमें हमें पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हमारी है 2 डिफरेंट वे में हमें अल्फाबेट सिलेक्ट करने थे, A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D। और अगर हम इनके रिवर्स लें, इन्हीं को रिवर्स कर दें, B, A, C, A, D, A, C, B, D, B, D, C, तो ये हमारा जो सिलेक्शन है वो गलत होता है। क्यों? अगर हमने एक बारी A, B सिलेक्ट कर लिया तो हम इसको अगर रिवर्स में दोबारा B, A सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो हमने वो पॉसिबल फैक्टर जो उनसे पॉसिबल अल्फाबेट थे वो हमने ले चुके हो, वो हमारा एक बारी सिलेक्ट हो गया, इसलिए वो चेंज डिफरेंट नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट हम दोबारा से काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे कि एक दीपक लड़का है, उसने 4 चॉकलेट सिलेक्ट करनी है, उसमें से एक है 5 स्टार, किटकैट, डेयरी मिल्क, मिल्की बार। दीपक को बोला गया कि 2 चॉकलेट सिलेक्ट करनी है, 2 वेज में हमें 2 चॉकलेट सिलेक्ट करनी है। या तो वो सिलेक्ट करेगा 5 स्टार, किटकैट, एक तो ये हो गया, या फिर वो सिलेक्ट दोबारा से वही कर सकता है। एक बारी तो उसने ये सिलेक्ट कर ली, उसे दोबारा से बोला गया सिलेक्ट करने के लिए, तो दोबारा से उसने किया किटकैट और 5 स्टार। तो ये तो हमारा सही था, ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि तो एक बार किटकैट आ गया और 5 स्टार भी आ गया, और वही दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो पॉसिबल फैक्टर में नहीं है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी नहीं बनती। ऐसे हम और सीखते हैं। अभी हमने सिलेक्टिंग सीखा था, सिलेक्शन करना। अब हम अरेंजमेंट सीखते हैं। इसका मतलब होता है परमुटेशन। अरेंजमेंट में जैसे कि हमें सिचुएशन है A और B, 2 हमें अल्फाबेट्स दिए हैं, इनके पॉसिबल हमें वेज बताने, कितने वेज में हम इन्हें लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं AB और BA, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे 2 वेज है, इसका मतलब ये हमारे अरेंजमेंट्स हैं। और ऐसी अगर हमें A, B, C दे दें, इसके पॉसिबल वेज कितने हैं? एक तो हम यही A, B, C लिख सकते हैं, A, C, B लिख सकते हैं, B, C, A लिख सकते हैं, B, A, C लिख सकते हैं, C, B, A, C, A, B। यही 6 वेज हैं, 6 वेज में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं अरेंजमेंट्स, क्योंकि जो हम पॉसिबल वेज लिखते हैं वो हमारे अरेंजमेंट्स बोलते हैं। आइए और सीखते हैं। अब हम सीखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग। इसका क्या मतलब होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें होती है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया हो, हमें नंबर ऑफ वेज बताने, क्वेश्चन देख के कि कितने वे में हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, राधा हैज 3 कुर्तीज एंड 2 जीन्स। अब हमें पॉसिबल वेज बताने की वो 3 कुर्तीज और 2 जीन्स को कितने वे में पहन सकती है। जैसे कि कुर्ती 1, कुर्ती 2, कुर्ती 3, ये तीनों को या तो वो जीन 1 के साथ पहने, जीन 2 के साथ, या फिर कुर्ती 2 को जीन 1 के साथ, जीन 2 के साथ, कुर्ती 3 को जीन 1 के साथ, जीन 2 के साथ। तो हमारे पॉसिबल कितने हो गए? 2 वेज, ये 2 वेज और ये भी 2 वेज, मतलब 2, 4, 6। और वैसे भी अगर हमें पॉसिबल देखें 3 2 6 वे,
ये 6 वे के साथ ये से कैरी कर सकती है, ये से वेयर कर सकती है। जैसे कि इसमें बन गया कुर्ती 1 के साथ जीन्स 1, कुर्ती 1 के साथ जीन 2, कुर्ती 2 के साथ जीन 1, कुर्ती 2 के साथ जीन 2, कुर्ती 3 के साथ जीन 1, कुर्ती 3 के साथ जीन 2। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल वेज हो गए हमारे 6। तो नंबर ऑफ द पॉसिबल वेज टू वेयर 3 कुर्तीज and 2 jeans equals to 6 वे। क्योंकि हमें राधा के पास 3 कुर्तीज थी और 2 जीन्स थी, हमें बताना था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग है, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है हमारा 6 वे। आइए और एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन हैज 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन्स एंड 2 ज्योमेट्री बॉक्स। ये इसे कैरी करता है, तो हमें रोहन का बताना है कि पर्टिकुलर डे इन तीनों को लेके वो कितना कैरी कर सकता है। हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताना है। हमें डायरेक्ट पूछा जाए तो हम 2 स्कूल बैग से, जैसे कि एक स्कूल बैग रेड है एक ब्लू है, तो या तो वो रेड कैरी करेगा या ब्लू, तो 2 वेज है हमारे। फिर उसके बाद 3 टिफिन्स हैं, तो 3 वेज है, हम 3 में से कोई भी हम चूज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है 2 ज्योमेट्री बॉक्स, तो 2 में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हमारे पॉसिबल हमारे वेज कितने हो गए, 2 3 6, 6 2 12। हमारा आंसर आया इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग, जो हमारा आंसर आया 12 वेज। 12 वेज में ये 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन्स एंड 2 ज्योमेट्री बॉक्स कैरी कर सकता है। अब हम जानते हैं कि 12 वेज हमारे कैसे बने, इसको हम ब्रीफली जानते हैं। जैसे कि हमारे 2 स्कूल बैग्स थे, तो B1 एंड B2 2 स्कूल बैग्स थे, 3 टिफिन्स हैं, T1 T2 T3। फिर उसके बाद 2 ज्योमेट्री बॉक्स हैं, या तो वो B1 स्कूल बैग पहला बैग के साथ, फर्स्ट बैग के साथ T1 लेके जा सकता है, T2 T3, और या फिर सेकंड बैग के साथ T1 T2 T3, और T1 भी वो 2 ज्योमेट्री बॉक्स है, तो G1 यूज कर सकता है या G2। ऐसे सेकंड वाले के साथ भी G1 यूज कर सकता है या G2। 3 टिफिन के साथ भी G1 यूज कर सकता है या G2। ज्योमेट्री बॉक्स 1 यूज कर सकता है या 2। ऐसे ही नेक्स्ट है G1 इसके साथ भी यूज कर सकता है, इसके साथ भी, या तो B2 लेके जाए T1 और G1 के साथ G2, या फिर G1 इसके साथ भी और G1 इसके साथ भी, ज्योमेट्री बॉक्स 1 इसके साथ भी, ज्योमेट्री बॉक्स 2 इसके साथ। तो हमारे पॉसिबल क्या बन गए, B1 T1 और G1। एक और बन गए B1 T1 G2, और हमारे बन गए B1 T2 G1, मतलब बैग स्कूल बैग 1, टिफिन बॉक्स 2, ज्योमेट्री बॉक्स 1, या फिर B1 T2 G2, या फिर हमारा B1 के साथ टिफिन 3 लेके जाए तो G1 ज्योमेट्री बॉक्स 1, या फिर B1 के साथ हमारा T3 टिफिन 3 और G2 ज्योमेट्री बॉक्स 2, या फिर हम B2 के साथ सेकंड बैग के साथ T1 और G1 हमारा जुड़ गया, फिर B2 के साथ T1 और G2 हो गया। नेक्स्ट है B2 के साथ T2 और G1, फिर B2 के साथ T2 और G2 हो गया, और फिर लास्ट है B2 के साथ T3 टिफिन 3 और G1 ज्योमेट्री बॉक्स 1, या फिर B2 के साथ T3 और G2 ज्योमेट्री बॉक्स 2। तो हमारे पॉसिबल वेज हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल वेज हमारे कितने आ गए, 12 वेज, और हमारा ऊपर आंसर भी 12 आया। अगर हम ब्रीफली जाने तो हमारे ये फैक्टर्स हैं, ब्रीफली हम जाने तो हमारे ये वेज बन रहे हैं, और हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग 12 है, जिसका आंसर जो रोहन इसे कैरी कर सकता है। आइए और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ द 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, उसका चाहे मीनिंग होता हो चाहे नहीं होता हो, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर। वो हमें वर्ड दिया है रोज। रोज को लेके हमें 4 वर्ड डिफरेंट वर्ड्स के वे बताने हैं कि कितने वे में हम इसको लिख सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग बनता हो चाहे नहीं बनता हो। और वेयर इज द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउ, और हमें कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करना। तो जैसे कि हमारे ROSE रोज 4 वर्ड्स हैं, तो या तो अगर हमने 1 10 100 1000 1000 प्लेस पे हमने अगर रोज अगर हमने
लिख दिया तो ये हमारे वे है कि हम चारों में से किसी में भी वे में लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए पॉसिबल 4 वेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो RM 4 वे में किसी में भी लिख सकते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अगर हमने इसमें एक बार लिख दिया तो हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि बोला क्वेश्चन में नॉट अलाउ, वो रिपीट हम नहीं कर सकते लेटर को। तो अगर हमने एक बार R लिख दिया तो हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास 4 चांसेस है कि हम 4 में से कहीं भी R हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 4 वेज। फिर उसके बाद है हमने नेक्स्ट वर्ड लिया O हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 चांसेस है O लिखने के, चाहे हम इसमें लिखे, सेकंड में लिखे, थर्ड में लिखे या 4 में, कहीं भी हम O लिख सकते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल चांसेस हैं 3 वे, क्योंकि 3 हैं, एक में हम फिक्स कर चुके हैं और 3 वे हमारे पास बचे हैं। तो 3 में से हम कहीं भी लिख सकते हैं O। तो ये हमारा हो गया 3 वे। फिर उसके बाद S है, हमने अगर O को एक जगह पे सेट कर दिया तो अब हमारे पास S है। S को हम सेकंड में या फिर फोर्थ में कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो हम नहीं लिख सकते, 2 को हम फिक्स कर चुके हैं और 2 हमारे पास अभी और हैं। तो 2 हमारे पास चांसेस है कि 2 में हम कहीं भी S लिख सकते हैं। और अगर हमने एक जगह पे S लिख दिया तो हमारे पास पॉसिबल वे कितना बचा, एक बॉक्स। तो एक ही हमारे पास अल्फाबेट बचा E। हम इसको कहीं भी रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एक ही पॉसिबल वे है कि हम E को हम एक ही जगह पे लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास R के जो से थे वो हमारे पॉसिबल वेज थे 4। O के हमारे पास 3 बचे, क्योंकि एक को हम फिक्स कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास 3 प्लेसेस बची। तो 3 प्लेसेस में से हम कहीं भी O को लिख सकते हैं। ऐसे उसके बाद अगर हमने एक जगह फिक्स कर दिया, फिर नेक्स्ट वर्ड है S को भी हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन 2 को हम फिक्स कर चुके हैं और 2 ही हमारे पास रिमेनिंग है, तो 2 की जगह हम कहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट E, हमारे पास प्लेस है एक जगह, तो हम E को हम एक जगह फिक्स कर सकते हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 12, 12 2 24, 24 1 24 वेज। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा आ गया 24 वेज। Here first place 4 ways, second place पे 3, थर्ड प्लेस पे हमारा 2 ways है और लास्ट 4th प्लेस पे हम 1 वे में लिख सकते हैं। तो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग कितने वे आ गए, 24 वेज। ये तो था हमारा अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं था। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो हम कैसे करते, जैसे कि रिपीटेशन में हम करते, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है R को हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, चारों में से कहीं भी फिक्स करते हैं। तो हमारे पास हो गए 4 वेज। अगर हमने यहां फिक्स कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा है O हम भी कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, किसी भी जगह पे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारा है कि हम रिपीट कर सकते हैं। R को हम 2 बार लिख सकते हैं, 4 बार भी लिख सकते हैं। O को भी हम 4 बार लिख सकते हैं, S को भी हम 4 बार लिख सकते हैं, या E को भी हम कहीं भी दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। चारों हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं कि हम चारों को 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इसमें था हमारे क्वेश्चन में कि रिपीट नहीं करना, इसलिए हमारे पास पॉसिबल जो वेज थे कम थे। अब हम कहीं भी हम इसे कभी भी यूज, चाहे डबल टाइम चाहे ट्रिपल टाइम, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं कोई भी लेटर को। तो हमारे पास चांसेस है कि 4 4 4 4 चारों को हम 4 वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा आंसर आ गया 256 वेज। अगर हमारा क्वेश्चन में होता है रिपीटेशन अलाउ है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो हमारा आंसर है 24 वेज। आइए और सीखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, इनको यूज करके इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, और वो हमारी डिजिट रिपीट हो सकती है। और हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, हमें इनके इवन 2 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। हमें इवन नंबर पता है, लास्ट में हमारा 2 4 6 8 0, ये हमारे लास्ट नंबर में होना चाहिए। तो हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 डिजिट बनाने, एक हमारा 1th प्लेस हो गया, एक 10th प्लेस हो गया, तो हमें लास्ट डिजिट ये चाहिए। इसमें से हमारा 2 और 4 तो हमारा है, लेकिन 1 3 5 हमारे ऑड नंबर है तो हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। हमारे इवन नंबर है 2 और 4,
तो 2 और 4 को ही हम यूज कर सकते हैं, और वही पॉसिबल वे है। कितनी वेज है हमारी? 2 वेज है, जिसको हम वंस की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वंस की जगह पे हम 2 वे में ही 2 और 4 को यूज कर सकते हैं। और इसमें अगला है नेक्स्ट है टेंस प्लेस पे, और हमें बोला हुआ रिपीट हम कर सकते हैं। तो आगे तो हम जो मर्जी वर्ड यूज कर सकते हैं, हमें पीछे से ही मतलब था कि लास्ट अगर नंबर हमारा अगर ये होंगे तब हमारे इवन नंबर होते हैं। तो आगे तो हम फर्स्ट 10 डिजिट में हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, और अब इसमें दोबारा हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने वे हैं? 5 वेज हैं टोटल। तो ये हमारे टेंस प्लेस पे हो गया 5 वेज। इसका आंसर हुआ 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 10 वेज। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग हमारा हो गया 10 वेज। हेंस one's place can be filled only 2 ways, like 2 and 4, क्योंकि हम 2 नंबर ही इवन नंबर के अकॉर्डिंग हम इसमें फील कर सकते हैं। एंड टेंस प्लेस पे हम टेंस प्लेस भी कैन बी फील्ड 5 वेज, क्योंकि हम 5 वे में हम 1 2 3 4 5 हम कुछ भी हम इसमें फील कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गए 5 वेज। तो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई 2 10 वेज। तो ये हमारा जो टॉपिक है परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। होप करते हैं ये टॉपिक सबको अच्छा लगा होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।